फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कम्युनिज्म की और इस बात की जांच करने वाले हैं कि कारण क्या है कि जो कम्युनिज्म है वो धीरे धीरे से सिकुड़ रहा है और अपने अंत की ओर बढ़ चुका है। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि जो कम्युनिज्म है वो अपने अंत की ओर जब बढ़ेगा तो वो स्वयं ही अंत नहीं होगा, बल्कि अपने साथ में ये दूसरे कई सारे और मजहबों और को लेकर के जाने वाला है। एक ये बात करेंगे और दूसरा ये वास्तव में ये जो कम्युनिज्म है इसका जन्म कैसे हुआ और आज तक इसने अपने आप को सरवाइव कैसे किया, क्योंकि इसके जन्म के कुछ ही वर्ष के बाद में इसकी अपनी यूटिलिटी खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद में किस तरीका से मिडिल ईस्ट के अंदर इसने अपनी जगह बनाई और उसके बाद में इस्लामिक तंत्र के साथ जुड़ करके ये 2026 तक भी चलता रहा। लेकिन अब पूरी दुनिया के अंदर से, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया से ही अब इनके पैर उखड़ने लगे हैं। और इसका कारण क्या है? पूरी दुनिया के अंदर राइट विंग्स का उदय होना, और राइट विंग जिन्हें हम नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं उनका उदय होना। और जब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट का उदय होता है इसका मतलब सीधा है कि जो भी चरस इनके द्वारा बोई गई थी समाज के अंदर, अब उस चरस को चाटने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा जो चरस बांटी गई है ये दुनिया को उनके अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को एक्सटिंक्ट करने की ओर बढ़ा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत के अंदर से जो कम्युनिस्ट का अंतिम किला बचा हुआ था केरला के अंदर से, वो भी उखड़ चुका है। अब पूरी दुनिया में आप देखिए यूरोप के जो देश हैं वो तो कितने ज्यादा जो उनमें चरस चटाई गई थी कि देखिए जो हिटलर है, हिटलर एक सोचिए, हिटलर खुद एक लेफ्ट विंग का व्यक्ति था, उसको राइट विंग का व्यक्ति बना करके पेश किया गया। और यही वो कम्युनिज्म है जिसको राइट विंग को एक तरीका से जो राइट विंग है उसको कटघरे में ला करके खड़ा करना और उसके प्रति पूरी दुनिया में एक नफरत के बीज बोए गए थे, यही वो कम्युनिज्म है। आज ये जो कम्युनिज्म है अपने अंत की ओर बढ़ चुका है, भारत सहित पूरी दुनिया में। इसके कारण क्या है ये भी हम देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं भारत से। देखिए, भारत के अंदर आपने देखा कि 59 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के किसी भी स्टेट में अब कम्युनिस्टों की सरकार नहीं है। 1967 के बाद पहली बार भारत में कई ऐसे राज्य थे जहां पर कम्युनिस्ट सरकारें बनी थी। आप देखिए त्रिपुरा के अंदर सरकारें रही हैं, आप देखिए बंगाल के अंदर सरकार रही है, आप देखिए अब जहां भी रही है 35 साल इन्होंने शासन किया। ऐसा नहीं कि 5 साल 6 साल, नहीं, 30-35 साल तक लगातार। अब देखिए केरला के अंदर से भी इसकी जो सरकार है वो जा चुकी है। प्रमुख गढ़ों में विधाई इनकी पहले ही हो चुकी है, त्रिपुरा से हो चुकी है। अब कांग्रेस के साथ मिलकर के इन्होंने यूडीएफ के साथ में वहां पर शासन किया। अब आप जानते हैं कि जो यूडीएफ है अब वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस अभी सत्ता में आ चुकी है, लेकिन प्रमुख गढ़ जो थे उनकी पश्चिम बंगाल, केरला कम्युनिस्ट के गढ़ रहे हैं, लेकिन यहां से इनकी विदाई हो चुकी है। सत्ता का नया समीकरण बन चुका है और केरला के अंदर यूडीएफ की सरकार, आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बनाई है। वैश्विक परिदृश्य और अमेरिका की प्रतिक्रिया, दुनिया में केवल 4 कम्युनिस्ट देश हैं जिसमें चीन है, क्यूबा, उत्तर कोरिया और वियतनाम ही कम्युनिस्ट सरकारें बची हुई हैं जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहती हैं, जिसमें चाइना कम्युनिस्ट नहीं कह सकता अपने आप को, क्योंकि इसके पास में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो तो कम्युनिज्म पर आधारित है, लेकिन जो इसका इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरी तरीका से कैपिटलिज्म पर आधारित है। तो इनको अपने आप में कम्युनिस्ट कहना अपने आप में ये दोगलापन होगा, हिपोक्रेसी होगी। तो चाइना पॉलिटिकल रूप से कम्युनिस्ट है, ना कि पूर्ण तरीका से कम्युनिस्ट है, क्योंकि इसमें क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम नहीं पाया जैसे कि क्यूबा के अंदर या उत्तर कोरिया के अंदर, कि जो विश्व से कहीं से व्यापार नहीं करते, जो कि कम्युनिज्म की एक पहचान है। अमेरिका के जो विश्लेषक हैं वो भारत की जो प्रशंसा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए भारत ने अपनी जो कल्चर है और अपनी आइडेंटिटी को रिस्टोर करने के लिए अपने देश से उखाड़ फेंका है इस कम्युनिज्म नाम की बीमारी को। अब देखिए चीन का अनोखा कम्युनिज्म मॉडल, चीन निजी रूप से, जैसे मैंने बताया है कि उसके पास में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो तो क्या है, पूरी तरीका से कम्युनिस्ट पर आधारित है, और जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैपिटलिज्म पर आधारित है। दुनिया में मौजूद कम्युनिस्ट देश, जैसे मैंने बताया, कम्युनिस्ट शासन पर निजी व्यापार, कैपिटल जो होता है वो राज्य का होता है। जबकि चाइना के अंदर देखोगे, कहने के लिए ज़ियोमी हो या फिर जो कंपनी होती है चाइना उन्हें कभी भी अधिग्रहण कर लेता है, वहां पर दिखाने के लिए है सब कुछ है। जो लोग कहते हैं ना कि ये तो स्वतंत्र, अलीबाबा का हाल देख लीजिए आप, तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है चाइना उन्हें दूसरे देशों में भेजने के लिए, ताकि वो दूसरे देशों में जाएं, पहले उस देश को डेट ट्रैप में फंसाएं, और जब डेट
ट्रैप में फंस जाएगा, फिर उसका कहेंगे कि भाई आप अपना जो भी ये बंदरगाह है ये हमें दे दीजिए, 100 साल की लीज पर दे दीजिए, है ना। ये उनका सिर्फ दूसरे देश को एक क्रेडिट में फांस करके रखना ये कार्य करता है, यानी कि धोखे का चेहरा है। प्रॉपर्टी वहां होती नहीं है, तो प्रॉपर्टी का राइट तो गवर्नमेंट का है, लोगों का है ही नहीं, तो ये कहां से आ गया। उसके बाद देखिए बढ़ती गरीबी और अमेरिका के निशाने पर अगला संभव लक्ष्य चाइना है, क्यूबा। उसके बाद आता है गिनती के बचे हुए जो कम्युनिस्ट राष्ट्र है उनमें उत्तर कोरिया और वियतनाम भी आता है। लेकिन धीरे धीरे से इनकी जो स्थिति है वो पॉलिटिकल बेस तक रह गई हो, लेकिन इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाएं खोल दी है और उत्तर कोरिया का अभी भी क्लोज सिस्टम है। आगे देखना, भारत में कम्युनिज्म का अंत और वैश्विक हलचल। देखिए 5 दशकों में पहली बार इतना सिकुड़ता हुआ लाल परचम, 5 दशकों में यह पहला अवसर है जब भारत के किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में नहीं है। पश्चिम बंगाल ज्योति बसु का लंबा शासनकाल रहा, जहां से लेकर के केरल और त्रिपुरा में सत्ता इनका रही। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि 2026 में ये भारत से उखड़ चुके हैं। 1967 के बाद में वाम दल जो लेफ्टिस्ट फ्रंट जो था के वोट शेयर और विधानसभा लोकसभा सीटों में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई। केरल में यूडीएफ और बंगाल में अन्य दलों का इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए और आ भी रहा होगा कि ऐसा क्या कारण है कि ये जो कम्युनिस्ट हैं ये सुकड़ते जा रहे हैं। और सिर्फ चलो एक आध देश के अंदर ये ट्रेंड हो तो समझ में आता है, पूरी दुनिया के अंदर ये ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, तो कारण क्या है समझना चाहोगे? थोड़ा सा एक इनसाइट देखते हैं। देखिए जो कम्युनिस्ट है उनका जो आइडियोलॉजी क्या है, कोर आइडियोलॉजी क्या है, उनको चाहिए क्या, एक बुर्जुआ और एक प्रोलेटेरिएट। यानी कि बुर्जुआ चाहिए, एक अमीर चाहिए और एक गरीब चाहिए। कैसा समझिए, एक अमीर चाहिए और एक गरीब चाहिए। अब इनका जो शासन चलता है, अमीर के प्रति गरीब को भड़काओ और कहो कि तुम गरीब इसलिए हो, इसलिए नहीं कि तुम काम नहीं करते, इसलिए नहीं कि तुम पैसा नहीं कमाते, इसलिए नहीं कि तुम पूरे दिन शराब पी करके पड़े रहते हो, नहीं, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि ये ए व्यक्ति जो है वो अमीर है, बी इसीलिए गरीब है। ये सिस्टम है कम्युनिज्म का। अब क्या होगा, फिर इनसे कहेंगे कि देखिए हम तो ऑफिस में बैठेंगे, आप जाइए और लाल झंडा उठाइए, हंसिया उठाइए, हाथौड़ा उठाइए और इन पर हमला कर दीजिए, ए वालों पर हमला कर दीजिए। इसका मतलब है कि ए वाले जब खत्म हो जाएंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके अंदर बांट दी जाएगी और सबके अंदर जब समान रूप से बढ़ जाएगी तो आप सब अमीर हो जाओगे। आप सोचिए, इतना बैड बुद्धि और इतना मंद बुद्धि आइडिया देने वाला व्यक्ति जो है वो दुनिया के अंदर आज भी जीवित है। और वो जीवित क्यों है, मतलब वो जीवित का मतलब कह रहा हूं कार्ल मार्क्स, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी जीवित है। जबकि आप मुझे एक कारण गिना दीजिए कि पूरी दुनिया में अगर शांति स्थापित, समानता स्थापित, दुनिया के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन इनका रहा हो, एक भी कंट्रीब्यूशन, जबकि इनके ऊपर करोड़ों लोगों की हत्या, इस आइडियोलॉजी जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है इसके ऊपर करोड़ों लोगों की हत्या का जिम्मेवार है ये। लेनिन के नाम पर इन्होंने हत्या करवाई, माओ जेडोंग के नाम पर इन्होंने हत्या करवाई, या इन्होंने पूरी दुनिया में हिटलर के नाम पे, क्योंकि यही लेफ्ट विंग की सरकार थी, यही लेफ्ट विंग से वो भी जो है ग्रसित था। और उसे बाद में क्या कह दिया कि ये तो राइट विंग का व्यक्ति है। और यूरोप के अंदर जो नफरत के बीज बोए गए वो इसीलिए बोए गए, इन्होंने कहा कि ये तो राइट विंग का व्यक्ति था। और राइट विंग की जो सोच है, नेशनलिज्म की जो सोच है, वो एक पाप बन गई पूरे यूरोप के अंदर। और जो नेशनलिज्म की जो पाप की जो सोच है, आज यूरोप की जो दुर्गति है उसका कारण ये कम्युनिज्म है। ये जो कम्युनिज्म है ये उसका कारण है। अच्छा, इन्होंने अपने आप को क्या सरवाइव किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इन्होंने अपनी पेट बनाई कहां, मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर। अब आप जानते हैं कि अमेरिका लड़ाई लड़ रहा था कहां, वियतनाम के अंदर। वियतनाम के अंदर 1971 तक वो हार चुका था। हारने के बाद में उन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड है, वो जो डॉलर है उसको किससे जोड़ दिया, राष्ट्रपति निक्सन। राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा अपना जो डॉलर है उसको किससे जोड़ दिया, उन्होंने पेट्रोल, यानी कि जिसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, तो क्रूड ऑयल से जोड़ने के बाद में इसे बोल दिया पेट्रो डॉलर। ये जो पेट्रो डॉलर है इसी का कमाल है कि ये जो सर्वाइव कर पाए। अगर अमेरिका उस समय पर यह कार्य ना करता तो ये जो कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में धीरे धीरे से अपने अंत की ओर बढ़ जाती, तभी बढ़ जाती। लेकिन इसको फिर दोबारा से जीवित कर दिया इसी पेट्रो डॉलर ने। अब इनके लिए ये कार्य करने लगे, किसके लिए, इस्लाम के लिए। अब इन्होंने इस्लाम के लिए कार्य किया और जो 2026 में भी आप देख रहे हैं, आज तक भी पूरी दुनिया में ये जितना भी आतंक मचा हुआ है, आखिर उनकी आलोचना ये करने से क्यों डरते हैं। ये जो न्यूज़पेपर में लिखते हैं, जो किताबें लिखते हैं, वहां पर हमेशा मजहब को क्यों बचाते हैं, जबकि इनमें आपस में इतना प्रेम है कि एक भी कम्युनिस्ट देश में कोई मस्जिद नहीं है, और अगर है तो चाइना के अंदर उसका क्या हाल है वो देख लीजिए। लेकिन एक भी मुस्लिम देश में ये कम्युनिस्ट कहीं राजनीतिक पार्टी बना करके नहीं है,
पाकिस्तान हो, आप मिडिल ईस्ट के अंदर देख लीजिए, एक भी इस्लामिक देश नहीं है जहां पर कम्युनिस्ट की कोई पार्टी हो और फल फूल रही हो, नहीं है, कोई नहीं है। आप इतना प्यार है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर आपको ये दोनों एक दूसरे की होड़ लेते दिखाई पड़ेंगे। मुस्लिम कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दे देते हैं। अभी आप देख लीजिए बंगाल के अंदर जो फाल्ता जो सीट है उस पर इलेक्शन हुआ है, और उस इलेक्शन में भी कम्युनिस्टों को वोट कौन देने वाले कौन थे? यही है ना, क्योंकि जहांगीर खान ने तो अपना जो नामांकन है वो वापस ले लिया, इन्होंने वोट दी है। अब सोचिए, ये कॉकटेल सिर्फ भारत में है। तो इनके सरवाइव करने का कारण था पेट्रो डॉलर, और यही पेट्रो डॉलर की वजह से ये सरवाइव कर पाए। लेकिन आज क्या है कि एनर्जी के जो सोर्स हैं वो बदल रहे हैं, नीड्स बदल रही हैं, और इनकी वास्तव में अब आवश्यकता रही नहीं है, क्योंकि जो इनके भाई हैं, ये जो भाई लोग हैं गोल टोपी, इनके द्वारा पूरी दुनिया में आतंक मचाया हुआ है। अब इनके जो अपने कर्म है उनको कहां तक ढकेंगे? सोशल मीडिया आ चुका है। अब ज्यादा से ज्यादा जो बैठ करके लिखते थे, जैसे द हिंदू देख लीजिए आप, या तुम इकोनॉमिक टाइम्स देख लीजिए, है ना, इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए, तो अब ये जो कॉलम लिखे जा रहे हैं इनका इफेक्ट जमीन पर ज्यादा है नहीं, और किताबों में जो भी है उसको लोग एक्सपोज कर दे रहे हैं। तो आज जो सोशल मीडिया है वो परसेप्शन ये क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं ये कम्युनिस्ट। अब जब कम्युनिस्ट की जो कार्य था वो था परसेप्शन क्रिएट करना, किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। उससे पहले क्रिश्चियनिटी के लिए करते थे यही काम। तो जब ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं और इनकी उपयोगिता उस तरीके से बची नहीं है, तो इनके जो फंड है वो बंद हो चुके हैं। तो ये पॉलिटिकल रूप से भी, अगर आप भारत के अंदर देखोगे तो अभी ये कुछ कुछ आपको न्यूज़पेपर रूम से मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको कॉलेजेस के अंदर मिल जाएंगे। तो ये छोटी छोटी, लेकिन सरकार ने 31 मार्च 2026 से इनके लिए एक कार्रवाई शुरू कर दी है। 31 मार्च 2026 यहां से लेकर के अब इनके लिए शुरू हो चुका है, और ये चलेगा 2029 तक। 2029 के बाद में आप भारत के अंदर ये जो अर्बन नक्सलिज्म है ये भी नहीं देखेंगे। अर्बन नक्सलिज्म भारत से खत्म हो जाएगा। अभी देखिए कल का ही निर्णय है, जो जिम खाना है, भारत सरकार ने कहा है कि 25 जून तक आप जो है हमें इसे खाली करके दें। 25 या 5 जून, शायद 5 जून है, तो 5 जून तक आप हमें इसे खाली करके दें। समझ गए? ये जिम खाना क्या है? ये इन्हीं अड्डा है, ये जो अर्बन नक्सल्स हैं ये इनका अड्डा है। सरकार ने 2 कार्य, अभी तक बड़े कार्य, छोटे बहुत तो बहुत सारे कर दिए हैं। पहला कार्य उन्होंने कहा एफसीआरए बनाया। एफसीआरए जो कानून जो पुराना वाला था उसमें ही बदलाव करके उसे बहुत स्ट्रिक्ट बना दिया। अब इसके लिए इनको फंडिंग हो नहीं सकती। दूसरा, सरकार ने यह कार्य कर दिया कि ये जिम खाना जो है, यहां से देश की पॉलिटिक्स, देश के अंदर जो नैरेटिव बनाने की जो प्रथा थी वो एक जिम खाना बनाए। ये जो जिम खाना है इसका आप गूगल करके पढ़ना, अगर आप कहोगे मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये जो जिम खाना है ये अपने आप में जिम खाना नहीं, बल्कि देश के अंदर जो नैरेटिव बनाया जाता है उसको बनाते थे। और इसकी जो सदस्यता है कोई आम लोग नहीं ले सकते थे। यानी कि जो राज परिवार है, जैसे राहुल गांधी हो गया, या आप देखिए जैसे लालू के पुत्र हो गए, या फिर अखिलेश यादव हो गए, ऐसे बड़े बड़े लोग ही इसकी सदस्यता ले सकते हैं। जैसे राहुल गांधी जी के द्वारा शायद 2006 में इसकी सदस्यता, इसके लिए सदस्यता लेने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। 10-10, 20-20 साल की वेटिंग होती है इसकी। तो ये जो जिम खाना है ये वही एक टूल किट है, और यही वो अड्डा है। तो देखिए भारत सरकार ने, मैंने जैसे बताया, 31 मार्च 2026 से अर्बन नक्सल के खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है, और 2029, याद रखना, 2029 के बाद में आप अर्बन नक्सल्स भारत के अंदर नहीं देखेंगे। और आप जानते हैं कि 31 मार्च 2026 सरकार के द्वारा जो ये नक्सलिज्म है उसको खत्म करने की डेट रखी गई थी, और खत्म कर दिया गया है। तो दोनों कार्य बराबर पैरेलल शुरू हो चुके हैं और कार्य जारी है। अब देखिए बात आता है अमेरिका की आंतरिक वैचारिक बहस, ट्रंप बनाम ममदानी। अब देखिए ममदानी अपने आप को क्या कहता है? वो कहता है कि मैं सोशलिस्ट हूं। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता, एक इस्लामिस्ट सोशलिस्ट कैसे हो सकता है? एक इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट कैसे हो सकता है? मुझे, अगर आपको समझ में आ रहा हो मुझे बताइए। किसी मुस्लिम देश में क्या कोई कम्युनिस्ट पार्टी है? समाजवाद के नाम पे कोई पार्टी है? पाकिस्तान, मदीना है क्या? कोई भी एक नाम लिखना खोज करके कि किसी भी देश के अंदर क्या कोई सोशलिस्ट पार्टी है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी है, या इसके कोई बड़े नेता का नाम बताइए जो एक सीट जीत करके आया हो, या कहीं पर भी कहीं हो। तो भाई ये ममदानी कहां से आ गया? ये तो इस्लामिस्ट है, ये बहरूपिया है, ये रूप रख करके आएंगे। भारत के अंदर भी बहुत सारे जो मुस्लिम है वो समाजवादी हैं। मुझे समझ नहीं आता भाई, हो ही नहीं सकता। अगर होता तो जब भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान गए थे ना समाजवादी, गए थे ना कम्युनिस्ट, वहां कहां गए? 1965 तक सारे नष्ट कर दिए। 1965 तक सब खत्म, सबको उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ममदानी कैसे हो गए भाई सोशलिस्ट? लेकिन है परसेप्शन, और यही जो परसेप्शन है अब पूरी दुनिया से ही खत्म हो रहा है।
एक दिन जो इसके ऊपर शुगर कोटेड है ममदानी के ऊपर, उसे धीरे 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 जब इनका ये जो पीछे जो कार्य करने वाले जो लोग हैं ना, ये अस्तित्व खत्म हो रहा है, इनकी फंडिंग अमेरिका से बंद हो रही है, अमेरिका का मतलब है डीप स्टेट जो CIA जो फंडिंग करता था वो बंद हो रही है। अब अगर वो फंडिंग बंद होगी तो ये कार्य कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आप धीरे धीरे देखोगे ये सारे के सारे हमाम में नंगे होने वाले हैं, सब नंगे हो जाएंगे। भारत के अंदर भी आप देख रहे होंगे ना कि 2014 में जिस तरीका की इमेज इनकी थी, आप 2026 में देखिए, आप जो शुगर कोट था वो हटता जा रहा है दिन पे दिन, दिन पे दिन। एक तो सोशल मीडिया की वजह से कि इनकी जो बाइट्स हैं वो बाहर आ रही हैं, आप देखोगे कितनी बर्बर सोच है वो बाहर आ रही है। तो ये सारे का टीवी डिबेट्स में भी आप देख रहे हैं कि लोग तो कहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान की डिबेट हो रही, नहीं, उसे आप ऐसा मत देखो, वो एक्सपोजिशन हो रहा है। अभी तक जो गंदगी छुपी हुई थी वो सब बाहर आ रही है। बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, महिला हो, कोई भी हो, नेता हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, सोच सबकी एक डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में सोच है। तो आप देखिए जब ये सब बाहर आएगा तो धीरे धीरे से जो भारत का जो समाज है वो जागेगा और वो कहेगा कि यार पाकिस्तान के अंदर हिंदू कहां चले गए, पूछेगा सवाल। 30%, 20% कुछ तो हिंदू थे ना, कहां गए? वो सबका कन्वर्ट कर दिया, मार दिए, कुछ भाग गए छोड़ करके, समझ गए? तो ये सारा कार्य वहां हुआ। तो भाई यहां माइनॉरिटी के नाम पर वक्फ क्यों होना चाहिए, यहां माइनॉरिटी के नाम पर मिनिस्ट्री क्यों होनी चाहिए, यहां माइनॉरिटी के नाम पर जो इनकी पॉपुलेशन 20% है तो यहां पर इनको 50% मस्जिद क्यों होनी चाहिए? 6.5 लाख मंदिर है, 3.5 लाख मस्जिद है, आप बताइए क्यों होनी चाहिए? भाई जो इनके देश में हिंदुओं को राइट है वही मुसलमानों को राइट यहां होने चाहिए। वैसे तो नेहरू लियाकत पैक्ट के अकॉर्डिंग इन्हें वहां भेज दो, है ना? तो बहुत सारे जो कार्य हैं, अब लोग इनसे पूछ रहे हैं भाई इनके अंदर वो समरसता तो है ही नहीं, को एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इनके लिए संविधान है ही नहीं। वो कहते हैं कि नहीं हम तो कुरान पहले मानेंगे, हम इस्लाम पहले मानेंगे, हम मजहब है वो ईरान के लिए रो रहा है, छाती पीट रहे, छाती ईरान में वो मर गया, कौन था एक, समझ गए? तो अब सोचिए मेरी बात, तो ये जो सब कुछ बाहर निकल करके आ रहा है, तो ये जो शुगर कोटेशन है वो लगातार हट रहा है। और अरबपतियों का अस्तित्व, अरबपति होना ही नहीं चाहिए। देखिए ममदानी कह रहा है कि अरबपति होना ही नहीं चाहिए, भारी वेल्थ टैक्स का समर्थन नहीं करता। देखिए अरबपति इनोवेशन और अर्थव्यवस्था का मुख्य संचालक है डोनाल्ड ट्रंप, जो राइट विंग कहता है। दूसरा, अमीरों पर भारी प्रॉपर्टी और वेल्थ टैक्स लगाकर समान वितरण होना चाहिए। बताइए इस मूर्खता का जो है लेवल क्या है? सुनने में जितना अच्छा लगता है कि पूरी दुनिया में कहीं हुआ, ममदानी के घर से क्या जा रहा है? उसकी आइडेंटिटी मुसलमान की है, मुसलमान एक आइडेंटिटी लेकर नहीं चलता, उसके लिए अगर अच्छा है भारतीय है और थोड़ा सा दबाओगे तो मुसलमान है, दो कार्ड है उसके पास में। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि टैक्स कम होना चाहिए, मुफ्त व्यापार होना चाहिए, मार्केट फ्री होनी चाहिए, लेकिन ममदानी अलग ही लेवल पे है, समझ गए? आगे देखना, मूल प्रभाव, संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। क्या पॉसिबल है? भाई जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा प्रॉपर्टी मिलेगी, जो कम काम करेगा उसे कम प्रॉपर्टी मिलेगी। क्योंकि अगर व्यक्ति काम ही नहीं करेगा, अगर उसे पता है कि तुम करो या मत करो तुम्हें तो मिल ही जाएगा, है ना, तो फिर वो काम क्यों करेगा? तो समान इक्वलिटी कैसा हो जाएगा? इस मूर्ख से पूछो। ये मूर्ख है, और ये मूर्ख नहीं है, मूर्ख बना रहा है, समझ गए? ममदानी मूर्ख नहीं है, उसे तो पता है उसके बाप का क्या जा रहा है, उसके पास दूसरी आइडेंटिटी पे, मैं मुसलमान हूं, समझ गए? देखिए कम्युनिज्म से प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन और इनोवेशन का अंत होता है। तो सीधी सी बात है। अब मुझे बताइए कि कोई भी अगर आदमी होगा, जो भी आज का युवा है, वो ऐसा चुनेगा क्या? वैसे ही न्यूयॉर्क का मेयर चुन लिया है, लेकिन मुझे बताइए क्या ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक देश का गुड़ गोबर करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये सारा। क्योंकि मनुष्य को काम करने के लिए इंसेंटिव की जरूरत होगी। अगर आदमी ज्यादा कार्य करके भी उसे 2 रोटी मिलनी है और जिसे कार्य नहीं कर रहा उसे भी 2 रोटी मिलनी है, तो फिर क्यों करेगा? और एक समय के बाद में फिर रोटी कहां से आएंगी जब कोई भी काम नहीं करेगा? तो इसीलिए ये जो बातें है ना, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये पूरे किसी भी दुनिया के किसी भी देश में ये लागू नहीं, और जहां लागू हुआ वहां पर महामारी आ गई है, समझ गए? वो इसे ये जो ना, ये आगे जा ही नहीं सकता, इसको आप कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। क्लियर? तो ये भी कारण है दुनिया से ये जो कम्युनिस्ट है इनके उखड़ने का। अब चीन का अपवाद है, नियंत्रित पूंजीवाद का अनोखा मॉडल बना लिया है। यानी कि देखो अच्छे वर्ड लगते हैं कि जैसे देखिए वर्ड देखो कितना अच्छा है, नियंत्रित पूंजीवाद। बताइए इसका एक शब्द में क्या कह सकते हो आप इसे? हिपोक्रेसी। क्या कह सकते हो इसे? हिपोक्रेसी। इसका मतलब है कि जब आपदा आई तो फिर कहने लगे कि हम ये नहीं देखते कि बिल्ली का रंग क्या है। ये चीनी प्रीमियर ने बोला था, हमें ये नहीं पता कि बिल्ली का कलर क्या है, ये देखना है कि बिल्ली शिकार करती है या नहीं करती। फिर तो तुम्हें ये कहना ही नहीं चाहिए था। क्यों कहा ये? अगर तुम्हें यही लगता था कि तुम्हारा जो कम्युनिज्म है वो बेहतर है, तो ये बिल्ली कहां से आ गई? फिर
नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जिसे हिपोक्रेसी कहेंगे कि इनको पॉलिटिक्स में क्या चाहिए था, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। तो ये है असलियत। तो इसलिए पूरी दुनिया में कहीं नहीं लगा, और अब दुनिया ये जान चुकी है कि देखिए ये जो सुनहरे सपने हैं, अगर सपनों की दुनिया में रहना है तो कम्युनिज्म ठीक है कि सबको समान वितरण हो जाएगा, लेकिन जब जमीन पर आओगे तो कहीं भी टिकेगा नहीं, ये सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो समझदार लोग हैं वो कम्युनिस्ट को एक क्या मानते हैं, बीमारी, ये बीमारी है, मानसिक बीमारी है। जो कम्युनिस्ट होते हैं वो मानसिक बीमारी है, उसका इलाज होना चाहिए। जो कोई कहे ना कि मैं कम्युनिस्ट हूं, उसको पागल खाने लेकर के जाओ, इसे भर्ती कराओ, क्योंकि ये आइडियोलॉजी नहीं, इसे खत्म कर दो, किताबें फाड़ के फेंक दो, ये कार्ल मार्क्स का नाम मिटा दो इतिहास से। मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि इसके विचार ने हिंसा हिंसा और हिंसा ही दी है दुनिया को। इसका कोई कंट्रीब्यूशन इस समाज में नहीं है। अगर कोई है तो मुझे आप कमेंट में लिखकर बताना कि ये कंट्रीब्यूशन है कार्ल मार्क्स के समाज में। नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पहले कहा था कि छुट्टी हो गई, ये हो गया, भाई जापान में क्या हो रहा है, पूरे देश पूरी दुनिया में तो नहीं है ना ये। तो इनकी देन कुछ भी नहीं है, दुनिया वैसे पहले चल रही थी और वैसे ही आज चल रही है। नागरिकों के पास कोई अन्य राजनीतिक विकल्प नहीं थे, इसलिए इनको चुन लिया करते थे। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो पूंजीवाद के द्वारा असमानता तो दी गई है, याद रखना, पूंजीवाद की कमी है, असमानता दी गई है। आप देखोगे कि पूंजीवाद के द्वारा जो मनी है, जो धन है, उसका कंसंट्रेशन एक जगह हुआ है, ये कमी है। लेकिन याद रखना, यही वो पूंजीवाद है जिसके संसाधनों का आज प्रयोग किया जा रहा है, ये जो कम्युनिस्ट है इनके द्वारा। एक कैपिटलिज्म के यूट्यूब चैनल पर बैठकर, फेसबुक पर बैठकर, ट्विटर पर बैठकर ये कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं, उसी को गाली दे रहे हैं, कैपिटलिज्म को ही गाली दे रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो ये तो इनका कंट्रीब्यूशन है, आप समझ लीजिए, ये तो दोगलापन है। तो आज पूरी दुनिया के अंदर से मैंने जैसा कि बताया कि इनके गिरने का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो क्या है, वो है इनका जमीन पर ना होना, इनका दोगलापन होना। इनका जो आइडियोलॉजी जमीन पर है ही नहीं, वो काम ही नहीं कर सकते। दूसरा, इनका डबल स्टैंडर्ड्स, ये है, ये इनके जो विक्टिम सोसाइटी है वो इन्हें नहीं दिखती। पैसा जो देगा ये उसी का गुणगान करना शुरू कर देंगे, क्या हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं। तीसरा, यूरोप के अंदर जो भी आज जितना भी कबाल मचा हुआ है उसकी जो जड़ है उसमें ये कम्युनिस्ट है। आने वाले 10 साल के अंदर पूरा का पूरा जो यूरोप है वो सिविल वार के अंदर जाने वाला है, 8 से 10 साल के अंदर। उसका कारण और सिर्फ ये कम्युनिस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये विचार का गिरना पूरी दुनिया के लिए सुखद होगा। और जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये जाएंगे, और साथ ही साथ में इस्लाम भी इनके साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इनकी जो ढाल है, इस्लाम की जो ढाल है, वो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में कम्युनिज्म है। और कम्युनिज्म गिरेगा तो इस्लाम एक्सपोज हो जाएगा, जो कि सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। और धीरे धीरे से ये गिरेगा तो इसके साथ इस्लाम भी कोलैप्स हो जाएगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है और यही निष्कर्ष है, क्योंकि ये गिरे तो फिर इस्लाम को प्रोटेक्ट और इसको ढक के रखने वाला कोई नहीं बचेगा, और इसके साथ ये भी जाएगा। और जो पेट्रो डॉलर है इसका अंत आने वाले 5 साल में हो जाएगा। और ईरान के युद्ध ने इसका जो गति है और बढ़ा दी है डी डॉलराइजेशन की। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बताइए अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।